हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूँ सीबीएसई 2024 का कैश फ्लो का क्वेश्चन, जिसमें पूछा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो उसने पूरा ड्राफ्ट करा है, पूरी बैलेंस शीट दिया है। आपको टाइम को मैनेज करने के लिए ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ देखें जहाँ पे हमें सीधा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मिल जाएगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए मेरे साथ ये लिखा है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट योगिता लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालना है। सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन लंबा बनता है वो बनता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हर किसी चीज में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टिंग का डेप्रिसिएशन उसमें इन्वॉल्व होता है, फाइनेंसिंग का डिविडेंड उसमें इन्वॉल्व होता है, समझे ना। तो सबसे डिफिकल्ट होता है अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ ले तो सारा क्वेश्चन, सारी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए इसमें और इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको पता है दे शेयर होल्डर फंड्स, दैट इज द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का इंक्रीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाता है? ये प्रॉफिट चला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, रिजर्व भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाता है, यानी कि इसका जहां कोई काम नहीं है, आपको इससे कुछ नहीं लेना देना है। नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, ये आपके मतलब का है। करंट लायबिलिटी में आए तो बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, ये आपके मतलब का है। ये करंट लायबिलिटी ये चली जाती सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नीचे एसेट में आए तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाता है। उसके नीचे जाए इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कुछ भी उनसे नहीं जाता है। तो आपको सिर्फ बचे हुए पोर्शन को ही देखना है। अब बचे हुए पोर्शन को देखना है तो आपको टाइम बचाने के लिए आप दोनों स्टेटमेंट एट टाइम बनाए ऐसे करके। आप देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। उसने पूछा है, एडजस्टमेंट में लिखा है ₹50,000 पर चार्ज एट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ए मशीन कॉस्टिंग ₹60,000 जिसका बुक वैल्यू 45,000 है, वो बिका है 42,000 का। तो आपको मशीन अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट, और ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आपका बन जाएगा मशीनरी अकाउंट। इसके साथ ही आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके नीचे इसको बना दें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये भी ऐसे ही बन जाएगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ध्यान से देखिए, मशीन का नेचर असेट है, असेट बढ़े तो डेवलप। ध्यान रखें ओपनिंग बैलेंस हमेशा इंक्रीज वाली साइड पे जाता है, तो ओपनिंग बैलेंस ध्यान रखें। कितना है इसका ओपनिंग बैलेंस? दिस इज 22 एंड 23। ये प्लांट एंड मशीनरी का 4,70,000, टू बैलेंस प्लांट 4,70,000। क्लोजिंग बैलेंस इसके अपोजिट साइड में चला जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। दिस इज 7,90,000। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, जब भी आप मशीन अकाउंट बनाएं कभी ये वाला बैलेंस नहीं गलती से लिख लें। आपने ओरिजिनल ये कॉस्ट होती है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो आपको कॉस्ट प्राइस को देखना होता है। सो ये वाला बैलेंस लिखें। तो ओपनिंग बैलेंस चला गया डेबिट साइड में, क्योंकि इसका नेचर एसेट है और एसेट बढ़े तो डेबिट, इंक्रीज वाला रूल लगाना है डेबिट साइड में। क्लोजिंग उसके अपोजिट साइड में चला गया। अब आइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। एनी प्रोविजन या लायबिलिटी, इसका नेचर लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो इंक्रीज वाली साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, इंक्रीज वाली साइड हमेशा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस डाल। इसका ओपनिंग बैलेंस है आपका 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस उसके अपोजिट साइड में जहां जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज 90,000। तो सबसे पहले आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख ली। अब आइए यहां
वो कह रहा है ए मशीन कॉस्टिंग इसका कॉस्ट 60,000 ऐसे कॉस्ट का मशीन 60,000, उसका बुक वैल्यू है 45,000। ये बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू है। इसका मतलब अगर आप कॉस्ट प्राइस से बुक वैल्यू माइनस कर दें तो आपका एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। इस मशीन का अभी तक का डेप्रिसिएशन 15,000 है। ऐसे ध्यान रखें, अगर आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया और बुक वैल्यू भी दिया है, इसका मतलब डिफरेंस एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो ये जो मशीन बिक रहा है इसका एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है। अब बुक वैल्यू कितना है 45, तो इसका सेल वैल्यू कितना 42,000। अब बुक वैल्यू का कंपैरिजन सेल वैल्यू से करें, सेल कम और बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस है, दिस इज लॉस 3,000। अब आपको पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ मशीन से आपने बुक वैल्यू को माइनस करा तो एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन निकल गया, और आपने बुक वैल्यू का कंपैरिजन सेल वैल्यू से करा तो देखा बुक वैल्यू ज्यादा और सेल वैल्यू कम, तो लॉस आ गया। अब क्या करें, आप इन फिगरों को सेल 1, लॉस 2 और एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 3, अगर आप इन तीनों फिगरों को मिलाओ तो आपका क्रॉस चेक होता है, ये कॉस्ट के बराबर आता है। करके देखिए 42 + 3, 45 + 15, 60। कभी भी आप करें इसको क्रॉस चेक कर लें, इन तीनों का टोटल 60,000 के बराबर आता है। अब देखिए मशीन बिक गया 42,000 में, असेट कम हो गया, सेल से असेट कम हो गया, असेट कम सेल होने से असेट कम हो गया। जहां लिखिए बाय कैश, ब्रैकेट में लिखिए सेल 42,000। लॉस है कि असेट कम होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखिए लॉस कितना है 3,000। ये दोनों एंट्री यहां शिफ्ट हो गई। तीसरा जो एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है, हर साल की डेप्रिसिएशन से एकम्युलेशन बढ़ता है। अब देखिए इस साल का डेप्रिसिएशन कितना उसने दिया है 50,000, तो एकम्युलेशन इस साल की डेप्रिसिएशन से बढ़ेगा और बिके हुए असेट का डेप्रिसिएशन एकम्युलेशन को कम करेगा। तो जो इस साल का डेप्रिसिएशन उसको इधर लिखिए बाय डेप्रिसिएशन। एकम्युलेशन ये मैंने बताया है, इसका नेचर लायबिलिटी से बढ़ेगा 50,000। ये अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग, अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनाना होता तो ये डेप्रिसिएशन आपका क्या बनता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ध्यान रखिए। और ये जो लॉस है ये क्या बनता, ये जो लॉस है ये भी आपका बनता नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब दो एंट्रियां मैंने ले ली, सेल भी ले ली और लॉस भी ले लिया है। अब बचा एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन से एकम्युलेशन कम होगा और अब मशीन कम हो जाएगा। ऐसे 2 मशीन है कम 15,000। ध्यान रखिए कितना है एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000। ये जहां से ट्रांसफर होकर मशीन में लेना है इसको, ये आएगा जहां बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कम करेगा कहां जाएगा मशीन में, तो लिखना है 2 मशीन है कम, और मशीन में आएगा तो कहां से आया प्रोविजन से, तो लिखना बाय प्रोविजन 15,000। अब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो 60,000 कॉस्ट के बराबर है, यानी कि इसमें जो कॉस्ट 60,000 है वो 0 हो गई है। ये डेबिट 60,000 इस क्रेडिट से कट जाएगा। अब करें टोटल इसका, ध्यान रखें, फिर से एक बार समझा देता हूं। आपने इसका वर्किंग नोट सीख लिया, लॉस से फिक्स एसेट कम होता है तो मशीन की क्रेडिट साइड में, सेल से फिक्स एसेट कम होता है, और एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोविजन को कम करेगी और उधर से असेट को कम करेगी। अब टोटल करिए इसे, आ जाएगा आपका 790 + 60 8,50,000। आमने सामने टोटल लगाए किसी 1,50,000, इसमें से 4,17,000 माइनस करें टू कैश, ये परचेज बनेगी। अब इधर जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये बड़ी साइड है, इसमें से इसको माइनस करा, ये डिफरेंस जो आ रहा है
इधर अगर असेट, इधर बैलेंस आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, यानी कि परचेज हुआ है, तो ये कैश जाएगा परचेज के कारण, तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करें 3,80,000। अब ये जो आपने परचेज करा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, ये जो आपने सेल करा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। बस हो गया आपका काम, आपको इनफ्लो भी मिल गया, आउटफ्लो भी मिल गया, राइट। इस क्वेश्चन में एक गलती है, वो गलती ये है कि जब इसने खुद का डेप्रिसिएशन दिया हो 50,000, दे दिया 50,000, अब ये दोनों साइडें इसकी बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही। 4 एंट्री होती है कंपल्सरी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। देखिए इसका ओपनिंग क्लोजिंग इतनी है ना 70 और 90, ओपनिंग बैलेंस 1, क्लोजिंग बैलेंस 2। इस साल का डेप्रिसिएशन का प्रोविजन 3, और चौथा जो असेट बिक गया उसका डेप्रिसिएशन, जहां से रिवर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई गलती है जिसके कारण से ये दोनों साइडें बराबर नहीं हो रही। ये आ रहा है 1,20,000 एंड दिस इज 1,15,000। ये इसको अगर करेंगे तो 1,05,000 आ रहा है। एक 1,05,000, 15,000 का इसका क्वेश्चन में गलती है, तो आप क्या करेंगे? आप तो आप क्वेश्चन में नोट लिख देंगे देयर सीम्स टू बी सम मिस्टेक, जहां इसने फिर किसी डेप्रिसिएशन को रिवर्स करा है, तो आप इधर लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन। देखो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन 15,000। अब आपकी दोनों साइडें बराबर हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन सही होता, इसमें कोई प्रिंटिंग एरर नहीं होती, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये 90,000 है, तो ये मानो 30,000 होता, तो ये आपकी दोनों साइडें मिल जाती। लेकिन उसने ये कहा है कि 60,000 उसका कास्ट है और उसका बुक वैल्यू 45 है, तो उसका डेप्रिसिएशन जो असेट बिका उसका तो 15,000 ही आ रहा है। तो ये 15,000 तो हो गया जो असेट बिका उसका डेप्रिसिएशन, उसके बावजूद जो जहां डिफरेंस आ रहा है इसको आप लिख दें टू डेप्रिसिएशन, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि एक्सेस डेप्रिसिएशन उसका चार्ज हो गया होगा, उसने इसको रिवर्स करा है। समझेंगे? तो अब आपकी दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। अब आपने बताना था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, उसने इनफ्लो आउटफ्लो पूछा है, तो आप ध्यान दें कैश फ्लो फ्रॉम नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बताइए सेल से कितना इनफ्लो होगा? 42,000। देखो सेल ऑफ मशीन, दिस इज पॉजिटिव 42,000। परचेज ऑफ मशीन, दिस इज नेगेटिव 3,80,000। परचेज से आउटफ्लो होगा, परचेज ऑफ मशीन से आउटफ्लो, आउटफ्लो को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। आप 3,80,000 से 42 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आएगा? 3,38,000। 3,38,000। इसके सामने मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको लिखेंगे कैश यूज्ड। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो लिखना है यूज्ड, अगर पॉजिटिव होता तो लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं थी, ऊपर फ्लो लिखा हुआ है। कैश फ्लो का मतलब होता है पॉजिटिव, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यह आएगा 3,38,000। जब नेगेटिव हो तो ब्रैकेट में रखें। ये होगी आपकी एक एक्टिविटी। दूसरी तो आसान है, नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बताइए फाइनेंसिंग आपको बता दिया, किसको देखना है? शेयर कैपिटल को। 2 लाख से 4 लाख हो गया तो प्रोसीड बाय इशू
सीधा लिख दो, इशू ऑफ शेयर कैपिटल द प्रोसीड बाय इशूइंग शेयर कैपिटल। प्रोसीड का मतलब हो गया तो पैसा आया, प्रोसीड बाय इशूइंग शेयर कैपिटल। तो कैपिटल को इशू करके कितना पैसा आया, 2 लाख से 4 लाख बढ़ गया, तो इनफ्लो, दिस इज 2 लाख। अब आगे चले, ये मैंने बता दिया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। ये 10% बैंक लोन, इसका एडजस्टमेंट भी है। ये 2,20,000 से 1,50,000 हो गया, यानी कि रिडम्पशन हो गया, रीपे हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन, द रिडम्पशन ऑफ 10% बैंक लोन, रिडम्पशन ऑफ बैंक लोन। कितने परसेंट, इसके आगे परसेंटेज लगा, रिडम्पशन ऑफ 10% बैंक लोन 70,000, जो रीपे करा इससे आउटफ्लो हो गया 70,000, ये हो गया आपका 70,000, कम हो गया ना, तो ये रिडीम हो गया। अब इसमें दूसरा एडजस्टमेंट, इसका 10% का मतलब होता है साइलेंट एडजस्टमेंट, यानी कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। वो कह रहा है कि बैंक लोन हमने 1 अप्रैल को ही दे दिया था, यानी कि 1 अप्रैल 2022 साल के शुरू में ही दे दिया, तो इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस पे लगेगा। अगर वो रीपेमेंट साल के पहले दिन ही कर दे तो इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस पे लगेगा। अगर वो रीपेमेंट 31 मार्च 2023 को करता तो इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे लगता। अब बताओ, बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट दिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या बन गया, आउटफ्लो, इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 इंटू 10%, 15,000, ये भी आउटफ्लो बन गया। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते तो इसका दूसरा फैक्ट कहां जाता, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनता, इंटरेस्ट उधर जाता। अब तो इसका रीपेमेंट भी हो गया, इसका इंटरेस्ट भी हो गया। अब नीचे आ गया करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया, प्रोसीड, पैसा इतना आ गया हमें और 1 लाख, तो बढ़ गया लोन, तो इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, 1 लाख, ये बढ़ गया। जो बढ़ गया वो पॉजिटिव है, जो कम हुआ वो नेगेटिव है। अब इसका फाइनल फिगर इसके फेस पे ले आएंगे। फाइनल फिगर कितना आ गया इसका, 3 लाख पॉजिटिव और 85,000, 2,15,000, दिस इज 2,15,000 पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ रहा है तो आपको इसके सामने कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये फ्लो, ये पॉजिटिव इसको रिप्रेजेंट करता है। फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन दिस इज पॉजिटिव। तो आपने 3 लाख पॉजिटिव को जमा करा और 85,000 को माइनस कर दिया, 2,15,000। तो ये उसने पूछा था, नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। दिस इज सीबीएसई 2024 लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है 6 नंबर का। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। हिम्मत बढ़ता है थोड़ा, आपको 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन जहां मेहनत बहुत लगता है तो आप ध्यान रखें उसका। थैंक यू।